तुम गाइज़ आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉटेज इंडस्ट्री तक की डेफिनेशंस को देख लिया था और आई होप कि आपने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना होगा। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ इंडस्ट्री है जिसके अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को और कुछ एग्जाम्पशंस मिलती हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सब सेक्शन 5AC से, जो कि क्रेस्ट है। CREST means the computerized program for analyzing and cross-matching of sales tax returns, also referred to as computerized risk-based evaluation of sales tax. बेसिकली क्रेस्ट जो है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है FBR का, जो कि सेल्स टैक्स रिटर्न्स को क्रॉस मैच करता है। यानी अगर मिस्टर ए जो हैं वो सेलर हैं और मिस्टर बी बायर हैं, तो मिस्टर बी ने अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में शो किया होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की गुड्स मिस्टर ए से बाय की हैं, और मिस्टर ए ने अपने रिटर्न में ये शो किया होगा कि मैंने मिस्टर बी को 100 रुपये की गुड्स सेल की हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें क्रॉस रेफ़र हो जाएंगी तो फिर इनपुट टैक्स जो मिस्टर बी ने क्लेम किया होगा अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर, वो वैलिडेट हो जाएगा। यानी FBR को मैनुअली दो डिफरेंट रिटर्न्स को क्रॉस मैच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए FBR ने एक सॉफ्टवेयर जो है बनाया हुआ है जिसको क्रेस्ट कहते हैं। और क्रेस्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। तो ये सेल्स टैक्स के अंदर जो कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। उसके बाद 6 आता है कस्टम्स एक्ट, मींस द कस्टम्स एक्ट 1969। देखें, जो भी एक्ट्स और रिलेटेड ऑफिसर्स वगैरह या जुरिस्डिक्शन की बात होती है, फॉर एग्जांपल कमिश्नर की बात होती है, तो यहाँ पे हर डेफिनेशन में आप ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट क्लॉज होगा या जो उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट सेक्शन होगा जो कि उस ऑफिसर को या उस जगह को या उस एक्ट को पावर दे रहा होगा, वो उसकी बात कर रहा होगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे कस्टम्स एक्ट में कहता है कि कस्टम्स एक्ट एज मींस कस्टम्स एक्ट 1969 4 of 1969 and where appropriate all rules and notification made there under that act। यानी कस्टम्स एक्ट जो है वो इसको हम कम्युलेटिवली कह सकते हैं कि ये जिसके अंदर तमाम नोटिफिकेशंस और रूल्स आ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कस्टम्स एक्ट तो सिर्फ ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कस्टम्स एक्ट अगर कहीं भी ये वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब है कि वो तमाम रूल्स और नोटिफिकेशंस जो कि कस्टम्स एक्ट में आए हैं वो सब हम कस्टम एक्ट की डेफिनेशन या कस्टम एक्ट की टर्म से ही नोटिफाई कर रहे होंगे। 6A में कहता है डिफ़ॉल्टर मीन्स अ पर्सन एंड इन केस ऑफ अ कंपनी or firm, every director or partner of the company or as the case may be of the firm of which he is a director or partner or a proprietor and includes guarantors or successors who fail to pay the arrears। बेसिकली डिफ़ॉल्टर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने एरियर्स यानी जो उनके ऊपर टैक्स ड्यू होता है वो पे नहीं कर पाते। आप इसको एज ए याद करने के लिए इस तरह भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली जो स्कूल्स के अंदर बच्चे फ़ी पे नहीं करते, यानी उनकी मंथली फ़ी ड्यू हो जाती है, उसके बाद अगर वो फ़ी पे नहीं करते तो उनको डिफ़ॉल्टर जो है वो का एक ख़िताब दे दिया जाता है। डिफ़ॉल्टर के तौर पे उनको नोटिफाई किया जाता है कि डिफ़ॉल्टर वो आदमी है या वो शख्स है, वो पर्सन है जो कि टैक्स ड्यू होने के बाद अपने टैक्स पे ना करे। तो यहाँ पे उसने डिफरेंट जो है वो शख्सियत या डिफरेंट इंडिविजुअल्स का भी जिक्र किया है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ अ कंपनी और एज द केस में बी ऑफ द फर्म विच ही इज़ अ डायरेक्टर और पार्टनर और अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है एंड इंक्लूड्स गारंटर्स, यानी जो जो लोग गारंटी देते हैं, या सक्सेसर्स होते हैं। सक्सेसर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ए मगर मिस्टर ए जो है वो कोई बिज़नेस चला रहे थे और उनकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद मिस्टर बी जो उनके बेटे हैं वो अपना कंटिन्यू करते हैं बिज़नेस को। तो मिस्टर ए के ऊपर जो भी लायबिलिटी थी सेल्स टैक्स की वो अब मिस्टर बी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मिस्टर ए की जो लायबिलिटी है मिस्टर बी पे आने की वजह से मिस्टर बी सक्सेसर बन जाएंगे मिस्टर ए के, तो उनके ऊपर भी वही सेम लायबिलिटीज़ आ जाएंगी जो कि मिस्टर ए पे थी। और अगर वो लायबिलिटीज़ को पे करने में फेल रहते हैं, नहीं कर पाते, तो वो डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लेवाइड अंडर सेक्शन 34।
सेक्शन 34 में हम डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के ऊपर प्रॉपर एक पैराग्राफ देख रहे होंगे, वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड है, इसीलिए सेक्शन 6B ने जो है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को वहाँ पे रेफ़र कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम for further supply and includes a person who in addition to being a distributor is also engaged in supply of goods as a wholesaler or a retailer। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन पे कहता है कि मीन्स अ पर्सन, पर्सन का मतलब वही है जो मैंने आपको 7 डिफरेंट इंडिविजुअल्स बताए थे। तो आई होप कि आप लोगों को वो याद भी हो गए होंगे, जिसके अंदर इंडिविजुअल है, कंपनी है और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे इस पर्सन का वही मतलब है, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब नहीं है। मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, यानी जो कि मैन्युफैक्चरर ने अपॉइंट किया हो या इम्पोर्टर ने अपॉइंट किया हो या एनी अदर पर्सन, यानी मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या किसी और पर्सन ने अपॉइंट किया हो किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम, यानी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से वो गुड्स परचेज़ करे, उसके बाद वो फर्दर सप्लाई करे। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ ऑल्सो इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ होलसेलर और रिटेलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन के अंदर जो है वो होलसेलर और रिटेलर भी शामिल हो जाते हैं। यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो एक लेमैन को मालूम है कि वो मेन जो ओरिजिन है या मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से गुड्स लेने के बाद आगे होलसेलर को सेल करता है। यहाँ पे सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि एक तो वो शख्स जो कि इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहा है आगे सप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा वो लोग जो कि होलसेलर या रिटेलर हैं वो भी जो है वो एज़ पर सेल्स टैक्स एक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, माइक्रोफिल्म्स और एनी अदर मीडियम फॉर स्टोरेज ऑफ सच डेटा। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी डेफिनेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंक्लूड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, माइक्रोफिल्म्स और एनी अदर मीडियम फॉर स्टोरेज, यानी स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा गैजेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं डेफिनेशन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ड्यू डेट बेसिकली वो टाइम है, वो डेट है जब आपको सेल्स टैक्स रिटर्न अपना जमा कराना है। यहाँ पे कहता है कि इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न अंडर सेक्शन 26 मीन्स 15th डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड और सच अदर डे डेट एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई and different dates may be specified for furnishing of different parts of or annexures of the return। तो नटशेल में अगर आप देखें तो हमारा जो टैक्स पीरियड होता है सेल्स टैक्स के लिए वो 1 मंथ होता है। तो अगर मैं मिसाल दूं आपको कि जनवरी का आपने रिटर्न भरना है तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट मंथ की 15th होगी। तो अगर आप जनवरी का रिटर्न भर रहे हैं तो आपके लिए मैक्सिमम जो आपकी ड्यू डेट है वो 15th ऑफ फरवरी है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ यानी फरवरी से 15 से पहले अपना रिटर्न जमा करा देना है, वरना आपकी जो लास्ट डेट है वो 15th जो है वो फरवरी आपकी होगी। इसी तरीके से अगर आपने फरवरी का रिटर्न जमा कराना है तो मार्च 15 जो है वो आपकी ड्यू डेट होगी। उसके बाद हमारे पास 9A आता है, ई इंटरमीडियरी मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 52A for filing of electronic returns and such other documents as may be prescribed by the board from time to time on behalf of a person registered under section 14। ई इंटरमीडियरी वो पर्सन होता है जो कि डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहा होता है। आपको मालूम है जिस तरीके से हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट मौजूद है, जिसके ऊपर आप जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सनस हैं वो जाके अपनी लॉगिन आईडी कर सकते हैं। आईडी लॉगिन करने के बाद वो अपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह और एफएडी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो अब एक लेमैन के लिए ये शायद पॉसिबल ना हो कि वो हर
जो है महीने अपनी रिटर्न्स को फाइल करे, या इन एनुअली जो है वो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस होती हैं। इस वजह से कुछ ई इंटरमीडियरीज असाइन हो जाते हैं, मतलब कि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं रिटर्न फाइल करने के अंदर, और उनके पास ये एक एक्सेस होता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे ई इंटरमीडियरी के तौर पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स फाइल कर दें। यहाँ पे कहता है एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन तौर पे एफबीआर को हमें पे करने हैं, एफबीआर को हमें शो करने हैं या उनको सबमिट करने हैं, तो वो सबमिशन भी जो है वो ई इंटरमीडियरी कर सकता है। उसके बाद डेफिनेशन 10 हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट आता है, मींस एन अंडरटेकिंग फर्म और कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल। इस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फेडरल एक्साइज एक्ट के डेफिनेशन में देखा था कि कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग फर्म या कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन इंडिविजुअल। एग्जाम्प्ट सप्लाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है कि उसको इस्तिस्ना हासिल है, और वो सप्लाई का मतलब है यहाँ पे सेल, मीन्स अ सप्लाई विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13। ठीक है, उसके मतलब ये कि इन सप्लाईज के ऊपर जो कि सेक्शन 13 में मौजूद हैं सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एफबीआर रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनीज एक्ट के तहत। तो मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि मीन्स द कंपनी विद दिस नेम एज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्स इंक्लूडिंग पेमेंट बाय वे ऑफ इशूइंग रिफंड बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 67A। तो बेसिकली जो हमारे इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स से रिलेटेड कोई भी रिफंड्स होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हमें जो करनी होती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत, तो उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है जिसका नाम है एफबीआर रिफंड सेटलमेंट कंपनी। तो जो नाम से ही जाहिर है कि ये रिफंड सेटलमेंट कंपनी है कि जो भी हमारे रिफंड्स होंगे हमारे रिटर्न के अंदर, उनकी जो भी सेटलमेंट होगी वो इस कंपनी के तहत की जा रही होगी। और ये कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो है वो बनाई गई है, और ये इसका जो पेरेंट कंपनी है वो हमारा एफबीआर है। उसके बाद 11B आता है फर्म। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। फर्म का मतलब है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फर्म का मतलब है कोई ऐसा बिजनेस रिलेशन बिटवीन पर्सनस अगेन देखिए, पर्सनस जब भी वर्ड यूज़ हो तो आप याद करें कि वो साथ जो हमारे डिफरेंट हमने इंडिविजुअल देखे थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। यानी पर्सन में दो कंपनीज भी हो सकती हैं, दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, तो एक फ़र्म बन जाती है। बिजनेस रिलेशन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, यानी जो बिज़नेस वो करेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा उसकी शेयरिंग का जो है वो एक आपका रिलेशन टाइम हुआ हो, तो आप एज अ फर्म के तौर पे या फर्म की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और यहाँ पे कहता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, इसका मतलब ये है कि दो जो पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं बिज़नेस रिलेशन में, उनमें से दोनों ही वो उस बिज़नेस में काम कर सकते हैं, या कोई एक दोनों के बिहाफ पे काम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है गुड्स की। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। यहाँ पे कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म का मूवेबल प्रॉपर्टी हो, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगी। जो बेसिकली यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेशन है, जिसको पढ़ना अभी आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ आपने ये जानना है कि कोई भी ऐसी किसी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इन काइंड हो, और एक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है 12A ग्रीन इंडस्ट्री। इन रिलेशन टू द एंट्री एट सीरियल नंबर 150 ऑफ द टेबल 1 ऑफ द 6th शेड्यूल means a new industrial undertaking which is set up on land which not previously been utilized for any commercial, industrial or manufacturing activity and is free from constraint imposed by any prior work। यहाँ पे ग्रीन इंडस्ट्री बेसिकली यहाँ पे ये कहता है कि सीरियल नंबर 150 और टेबल 1 ऑफ 6th शेड्यूल, जब हम शेड्यूल्स, मैं इंशाल्लाह शेड्यूल्स के हवाले से भी एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं
जो जितने भी शेड्यूल्स हैं सेल्स टैक्स के, उनके ऊपर एक अलग से डिफरेंट वीडियो बना दूँ, जिसके अंदर आप कि जो थर्ड शेड्यूल से लेकर और 13th शेड्यूल तक जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको वन बाय वन मैं आपको सारे रीड करके बता दूंगा, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि किस शेड्यूल के अंदर कौन से गुड्स आते हैं और कौन सा शेड्यूल किस हवाले से अलग है, क्यों 6 शेड्यूल के अंदर क्या है, जीरो रेटेड के लिए 5th शेड्यूल क्यों है, 6th शेड्यूल क्यों है, एग्जाम सप्लाईज के लिए कौन सा शेड्यूल है। ठीक है, तो डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन की हद तक मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक जो ग्रीन इंडस्ट्री होती है वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है जिसके ऊपर किसी किस्म का प्रीवियसली नॉट बीन यूटिलाइज का मतलब है कि वो बिल्कुल इस तरीके से हो कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी ना हुई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना हुई भी हो, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉन्स्टेंट ना हो, मतलब कि किसी किस्म की रुकावट ना हो, और बिल्कुल जिसको कह सकते हैं हम एक फ्री लैंड होनी चाहिए। तो कोई ऐसी लैंड के ऊपर, कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर अगर कोई इंडस्ट्री सेट होती है तो उसको हम ग्रीन इंडस्ट्री कहते हैं। नंबर 2 कहता है कि विच इज़ बिल्ड विदाउट डिमोलिशिंग, रिवैम्पिंग, रिनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रिमॉडलिंग और मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फैसिलिटी और प्लांट। तो दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये बताता है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ग्रीन इंडस्ट्री है, बेसिकली वो आपने किसी दूसरी बिल्डिंग को या प्लांट को डिमोलिश ना किया हो, रिवैम्प ना किया हो, रेनोवेट ना किया हो। इट मीन्स कि बिल्कुल आपने एक नए सिरे से अपनी एक ग्रीन इंडस्ट्री बनाई हो, तो या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाई हो, तो उसको आप ग्रीन इंडस्ट्री कहेंगे। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आता है नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी, प्लांट और बिल्डिंग फ्रॉम एन अंडरटेकिंग established इन पाकिस्तान प्रायर टू commencement ऑफ द न्यू बिजनेस एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन इंडस्ट्री का जो तीसरा एक हमारे पास कंडीशन देता है कि ग्रीन इंडस्ट्री जो आपने न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाई है, बेसिकली उस वो आपने स्प्लिट अप ना की हो, यानी कोई पहले से आपका कोई बिज़नेस है, तो आपका इतना बड़ा बिज़नेस है कि आपने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसके अंदर 2 डिफरेंट तरीके का आप काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर बिज़नेस या इंडस्ट्री को तोड़ता है तो वो ग्रीन इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे वो कहता है कि आपने इस तरह के कोई काम ना किया हो, यानी स्प्लिटिंग अप ना की हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग मतलब कि उसको दोबारा से ना बनाया हो, या ट्रांसफ़र ऑफ मशीन ना की हो, प्लांट बिल्डिंग इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द न्यू बिज़नेस का मतलब है कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ट्रांसफ़र ना की हो उस बिल्डिंग के अंदर। तो अगर इस तरीके से आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे तो ही आप ग्रीन इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आ सकेंगे, वरना अगर आपने स्प्लिटिंग अप की हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन वगैरह किया हो, तो आप जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। उसके बाद यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज़ नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान एंड इज़ सो अप्रूव्ड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। यानी आपने जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाई है उसमें जो प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो पाकिस्तान में पहले यूज़ ना हुई हो और उसको इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने अप्रूव किया हो। तो इस तरह के प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को जो कि अप्रूव्ड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हैं और जो कि पाकिस्तान में पहले कभी यूज़ नहीं हुए, तो उस तरह की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री के डेफिनेशन का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद is approved by the commissioner on an application made in the prescribed form and manner, accompanied by the prescribed documents and such other documents as may be required by the commissioner। तो पॉइंट भी हमें बताता है कि आपने कमिश्नर से एप्लीकेशन के ऊपर एक अप्रूवल ले लिया हो और जो भी उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म या मैनर के अंदर वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने के बाद आपने अप्रूवल ले लिया हो और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो सबमिट कर दिए हों। और अगर आपको सच अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कमिश्नर कहता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपने वो भी कमिश्नर को देने के बाद उसको सेटिस्फाई करना है और उससे अप्रूवल ले लेनी है, तब जाके आप ग्रीन इंडस्ट्री की डेफिनेशन का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट दिस डेफिनेशन शल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड्स। यानी ये जो डेफिनेशन है ये 1 जुलाई 2019 या उससे आगे के जो साल है, यानी हम तो 2021 के ऑलमोस्ट एंड पे हैं, तो ये हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। तो आई होप गाइस कि अब यहाँ तक की डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद इनको और ब्रीफ़, जो आगे डेफिनेशंस आने वाली हैं उनको मज़ीद ब्रीफ़ करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
सो गाइज़ आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।